नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हम इस फर्स्ट आर्टिकल का तो जिस्ट लेंगे वैक्सीन बुलिंग कि किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अभी इंडियन ट्रैवलर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का एक प्रोविज़न लगाया गया है, वो भी किस बेसिस पे कि जी आपके यहाँ पर जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो हम यहाँ पर अप्रूव नहीं करेंगे। मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स, जो बिजनेसमैन या फिर जो कोई भी ट्रेड करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर इंडिया से यूके जाएंगे तो उनको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के इंडिया बहुत नाराज़ है और इंडिया ने अपनी डिसेंट भी दे दी है। कल हमने इस चीज़ के बारे में न्यूज़ भी डिस्कस की थी, तो वही चीज़ें कुछ हैं। लास्ट में एक बार समरी लेंगे इसकी। इसके अलावा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल, द केस अगेंस्ट नीट। क्यों नीट को स्क्रैप कर देना चाहिए, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हम एक आर्टिकल देखेंगे दैट इज स्लिपिंग ऑन ग्राउंड कि सीआरपीएफ से रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है। उसमें ये कि जो भी गलतियां होती है, चाहे सीआरपीएफ के लोगों की डेथ हो या फिर जो सिविलियंस है उनकी डेथ हो जाती है माओइस्ट समझ करके गलती से, तो उसके पीछे प्रॉब्लम जो है दैट इज़ रिलेटेड टू लीडरशिप की कमी की वजह से। इसके आगे ये डिटेल में देखने के बाद में फिर हम जो आर्टिकल देखेंगे दैट इज़ फॉर अ सिटीजन्स पुलिस, कि कैसे पुलिस में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। वैसे देखो, ऑलरेडी हम प्रकाश सिंह केस के बारे में रिलेटेड पहले बहुत आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। कम से कम 3 से 4 आर्टिकल पहले आ चुके हैं, शायद 2020 में आए, तो 2021 में ये पहला केस है। तो हम देखेंगे इसको पूरा डिटेल में आर्टिकल को, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास में कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फॉर ए सिटीजन्स पुलिस। आर्टिकल को लिखा है मीरा चंदा भोरवंकर ने, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि सितंबर 22 को हमें पुलिस रिफॉर्म डे के तौर पे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि सितंबर 22 2006 को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आया था जो कि जाना जाता है प्रकाश सिंह केस के नाम से। और उस केस की जब वर्डिक्ट दी थी, निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दी थी, जिसके चलते ये कहा था कि ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं, और वो डायरेक्टिव्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर राइटर के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है उनको, कि अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो आज पुलिस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। जैसा आज देखते हो, अभी लेटेस्ट केस क्या है, सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख, महाराष्ट्र का जो पूरा केस था, जहां पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसके अंदर जेलेटिन स्टिक थी, वहां से मुद्दा शुरू होता है। और फिर बाद में पता पड़ता है कि कितना गजब का एक इस नेक्सस ने कितना गजब का खेल कर रखा था, कि सचिन वाजे के ऊपर प्रेशर था कि आपको एक तरीके से कहता ना कि हाँ, हफ्ता इकट्ठा करके लाना है, महीना इकट्ठा करके लाना है। इसके अलावा परमवीर सिंह और अनिल देशमुख, वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे वो। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है कि यहाँ पर ये जो नेक्सस है ना, पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स का जो नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस में रिफॉर्म्स आने ज़रूरी हैं। देखो, ये 2006 का जो केस था, इसमें वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, जिसमें एक तो थे वाई के सबरवाल, एक थे सी के ठक्कर और एक थे पी के बाला सुब्रमण्यन। तो इन तीनों ने अपनी तरफ से कहा था कि जिस तरीके से हमारे सिस्टम में देखें, पुलिस सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, बिगड़ा हुआ पड़ा है पूरा सिस्टम। और पुलिस को अगर सही तरीके से सही दिशा में लेकर के जाना है, तो ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, डायरेक्शन दी गई थी, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब वो 7 डायरेक्शंस क्या हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पिक किए जा रहे हैं। पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, वहाँ पर कोई भी अगर रेलेवेंट कंटेंट होता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप वहाँ पर एक काम करो, ज्वाइन कर लो उसको, और वहीं पर प्रकाश सिंह केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, उससे रिलेटेड 2 इमेजेस शेयर की हुई है मैंने, ठीक है। उसमें वो सातों की सातों डायरेक्शन है, और उन्हीं को हम यहाँ पर अभी एनालाइज करेंगे। तो अब बात आ जाती है कि पॉलिटिशियन और करप्ट पुलिस, ये साथ में मिलकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट होने में।
जैसे कि अभी हमने बताया, ये सचिन वाजे वाला जो एग्जाम्पल था वो, कि किस तरीके से मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस एक ज़माने में कोई प्राइड हुआ करती थी, आज महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठते हैं, मुंबई पुलिस पर्टिकुलरली बात की जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक डेंजरस कॉल्यूजन देखने को मिल रहा है ना, साठ गांठ जो देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और इसका जो मेन है काम वो है एक नेक्सस क्रिएट कर देना, जिसमें क्रिमिनल्स को भी प्रोटेक्शन मिलती है, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, और जो पॉलिटिशियन है वो भी अपनी डिमांड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते रहते हैं। ये तीनों एक दूसरे के कहते हैं ना चट्टे बट्टे हैं एक तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और ये कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, उनको पॉलिटिकल लीडर्स की क्लचेज से फ्री कराना बहुत ज़रूरी है। एक तो पॉलिटिकल लीडर्स की पकड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको अपने प्रोफेशनल वर्क करने के लिए पूरा एक स्पेस मिले, जिससे कि वो कोई भी काम करे तो ये ना सोचना पड़े कि जी चीफ मिनिस्टर साहब या फिर दूसरे जो नेताजी हैं वो क्या सोचेंगे या फिर वो क्या एक्शन लेंगे। अब प्रोफेशनल वर्क्स में क्राइम को रोकना, इन्वेस्टिगेट करना अगर कोई क्राइम हो गया हो, और साथ में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके अलावा जो कोई भी अब्यूज़ करे पावर का, उनको आप उनके ऊपर लगाम लगाओ। तो ये प्रोफेशनल वर्क आ जाते हैं एक पुलिस ऑफिसर के। पर जब सवाल आ जाता है कि इन चीज़ों को सही में इम्प्लीमेंट कर पा रही है क्या पुलिस, तब जाते सवाल जवाब आता है कि जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह आ जाता है नेक्सस, एक बहुत ही घटिया तरीके से इन लोगों का जो एक पूरा नेक्सस है या फिर साठ गांठ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें एक अब इस तरीके से वही बात है कि ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे। तो ये नेक्सस तो प्रॉब्लम कर ही रहा है, पर दूसरी तरफ पब्लिक में जो अनअवेयरनेस है या अवेयरनेस है उसकी कमी, और साथ में पब्लिक का इंटरेस्ट कि हाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कैसे काम करे, इन दो कमियों की वजह से भी ना ये रिफॉर्म्स बहुत धीरे हैं या फिर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहे हैं। जब कभी भी कोई क्रूअल रेप या फिर कोई मर्डर या फिर कोई रॉबरी का केस आता है, तब तो लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाते हैं जिसकी हद नहीं, और फिर पता पड़ता है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर वो मुद्दा शांत हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं। स्लूमबर का मतलब होता है सो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा, और पुलिस या पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो क्रिमिनल्स हैं वो स्टेटस को अचीव कर लेते हैं। दैट मीन्स जो उनका काम है वो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करते रहते हैं। तो सवाल ये है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक ही पुश किया था, वो ये कि जो कोई भी काम हो इंडिया में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल लीडर्स की मनमानी चले या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो करप्ट हैं उनको भी लगातार उस पावर में रखा जाए। तो इसके लिए क्या क्या बोला गया था, देखो जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, चाहे वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इनको अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बोला मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करो। अपॉइंटमेंट अगर आप करते हो तो मेरिट बेस्ड, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, रूलिंग पार्टी के फेवर में कौन काम कर रहा है या रूलिंग पार्टी के क्लोजनेस में कौन है उसका अपॉइंटमेंट। पर आप देखा करो, जब कभी भी इलेक्शंस होने के बाद में रिजल्ट आता है, नई पार्टी बनती है, आप देखो पंजाब में नए चीफ मिनिस्टर साहब बन गए ना, तो वहाँ पर देखो IAS IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हो गए, 6-7 के तो चेंज भी हो गए, क्योंकि वो बंदे अपने आदमियों को ला करके बिठा देते हैं। अब कहने को तो हम बहुत बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सिस्टम है, पर प्रॉब्लम है वो रियल सेंस में हमें फील होती है कि वाकई में कितना ज़्यादा करप्शन है, कितना ज़्यादा ये नेक्सस जो है ना, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन एंड पुलिस, ये नेक्सस कितना हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। और उसको हम एक कहते हैं ना कि हमारी अनअवेयरनेस है या फिर हमारी अवेयरनेस की कमी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती चली जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को अगर एक बार अपॉइंट कर दो, ठीक है, तो उनका काम होना चाहिए लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना, ना कि पॉलिटिशियंस के आगे पीछे चक्कर काटना। पॉलिटिशियन भी क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है अपने, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी चैलेंज ना करे, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को उठा करके बिठा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव में क्या कहा था कि बोर्ड स्टैब्लिश कर दिया जाए जो कि अनबायस्ड मैनर में काम करे। जैसे कि एक तो UPSC का रोल है इसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए ना, अपॉइंट जो हायर लेवल की जितने भी काम करने वाले लोग, ऑफिसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए UPSC का यूज़ करने के लिए बोला। UPSC को लूप में लेकर के फिर आप ये अपॉइंटमेंट्स करो, ठीक है। जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स अगर किसी को अपॉइंट करना हो तो UPSC के थ्रू हो,
है ना। इस यूपीएससी नाम रिकमेंड करेगी 2 से 3 और उन नामों में से फिर फाइनल पिक कर सकते हो आप, ये चल जाएगा। या फिर सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि पुलिस है वो आपको पता है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उस केस में स्टेट्स के पास में ये अथॉरिटीज की रहती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स की एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए उनका टेन्योर भी फिक्स कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि अगर वो कोई भी अपनी पॉलिसी बनाएंगे अपने टेन्योर के टाइम पे, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट तो कम से कम टाइम पे कर पाएंगे, उनको एडिक्वेट टाइम तो मिल पाएगा। पता पड़ा कि किसी पुलिस ऑफिसर को जो बहुत ही ईमानदार है उसको अपॉइंट आपने किया आज, और सरकार जो है वो गिरने वाली है 2 महीने के बाद में। अब वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर अगर कोई पॉलिसी बनाएगा, कुछ भी सोच समझ करके आगे काम करने की कोशिश करेगा, पता पड़ा कि 2 महीने के अंदर सरकार गिर गई। अब सरकार गिरने के बाद में यूँ मान लो 1 महीना 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन होकर के 4 महीनों के बाद में नई सरकार बन के आ गई। इतने में क्या होगा, ये 4 महीने में क्या इस पुलिस ऑफिसर की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में क्या होगा, अब नई सरकार जो आएगी वो इनको हटा देगी और कोई नया ही इंडिविजुअल आकर के हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट बन के बैठ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रूलिंग पार्टी की प्लेजर और डिसप्लेजर पे, कि हाँ जी टेन्योर कितना होगा। जबकि उसमें ये कहा था कि कम से कम 2 साल तक आप हेड मतलब जो हायर रैंक में पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आप अपॉइंट करके रखो, क्योंकि उनकी पॉलिसीज तभी एग्जीक्यूट हो पाएंगी प्रॉपरली। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्टिव्स दिए गए थे उसमें एक था कि सिक्योरिटी कमीशन स्टैब्लिश किए जाएं, एक तो सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, एक हो जाएगा स्टेट लेवल पे, जो कि फिर बाद में रोबस्ट पॉलिसी मेकिंग का काम कर पाएंगे दोनों लेवल पे। मतलब पॉलिसी मेकिंग के लिए ये 2 अलग अलग लेवल के ऊपर आप सिक्योरिटी कमीशन स्टैब्लिश कर दो। पर आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर से बचा लिया जाएगा पुलिस को। पर सवाल क्या आ जाता है, आपको पता ही है कि वाकई में जो इस तरीके के कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है उसको बिल्कुल भी ये जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अब लीडर तो क्या कहेंगे हम, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं होने देते। इसके अलावा पुलिस को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने के लिए या फिर प्रेशर को कम करने के लिए ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। अब उन दोनों को आप अलग कर दो और पुलिस ऑफिसर्स को अलग इन डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे अपॉइंट करो। एक ही पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये दोनों काम जब आ जाते हैं ना, तो फिर मुश्किलें होती हैं। ना तो क्राइम प्रॉपरली ख़त्म हो पाता है, ना उसका प्रिवेंशन होता है, ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन हो पाता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि पुलिस वर्कलोड है ना पुलिस फोर्सेस पे, वो कम हो पाएंगी पुलिस ऑफिसर्स पे। इसके अलावा एक रिपोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है, स्टेटस ऑफ पुलिस इन इंडिया रिपोर्ट 2009, जो कि किसने रिलीज की थी, कॉमन कॉज लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज एंड टाटा ट्रस्ट। और उन्होंने ये कहा कि नॉर्मली अगर इंडिया में देखा जाए तो पुलिस पर्सनल्स जहाँ पर ड्यूटी करते हैं वहाँ पर उनको अपनी नॉर्मल एवरेज जितना टेन्योर ड्यूटी का टाइम होना चाहिए उसके कंपैरिजन में वो 14 घंटे तक एक दिन में ड्यूटी देते हैं। 24 में से 14 घंटे की ड्यूटी उन पे रहती है। तो फिर वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को एक्यूरेटली इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पुलिस रिफॉर्म इस तरीके से हो जहाँ पर आप कंप्लेन अथॉरिटीज़ भी इस्टेब्लिश कर सको स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर कुछ मिसबिहेव करे सिटीजन्स के साथ में तो वो कंप्लेन कर सके, और ये इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कमिटीज़ होंगी ना, जो कि उन फैक्ट्स के बेसिस पे इंक्वायरी करेगी, और अगर कोई भी पुलिस के द्वारा मिसकंडक्ट या हरासमेंट किया जाता है सिटीजन्स का तो उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। ये बात भी बोली गई। पर आपको पता ही है कि ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में कोई भी काम नहीं किया गया है प्रॉपरली। मतलब आप देखो केवल नाम के ऊपर कुछ कर दिया हो तो ठीक हो, बट एक होता ना सब्सटेंटिव मैनर में वो कुछ भी नहीं मिला है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो लाना चाहिए था रिफॉर्म के तौर पे, सिटीजन सेंट्रिक बनाना था, वो चीज़ें बिल्कुल मिसिंग है। इसमें आप देख सकते हो एक डेलिब्रेशन होना चाहिए प्रॉपर, और उस डेलिब्रेशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे पहले तो कौन, ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो ही नहीं चाहती हैं कि इस तरीके से कोई कंप्लेन अथॉरिटी हो या फिर कोई कमीशन स्टैब्लिश किए जाए, सिक्योरिटी कमीशन या बोर्ड स्टैब्लिश किए जाए, जहां पर जो प्रेफर्ड ऑफिसर्स हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाए। पर आप देखो अब ज़्यादातर अपॉइंटमेंट अगर ईमानदार जो भी प्रोफेशनल्स हैं
उनके साथ में अगर मैं केस बताऊं तो उस केस में यहाँ पर राइटर बता रही हैं कि उनको अपॉइंट इस टाइम पे किया जाता है कि उनके रिटायरमेंट में थोड़ा बहुत टाइम बच रहा हो, उस टाइम पर उनको अपॉइंट कर देते हैं, फिर उनको रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है तो वैसे फिर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लास्ट में आते। तो अल्टीमेटली टारगेट क्या है, केस द पैरट, कि कैसे भी करके, जैसे सीबीआई के लिए आता है ये केस्ड पैरट, ठीक है, पिंजरे में बंद तोता, कि मन में आए जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज़ कर लेती है सीबीआई को, ये ब्लेम लगता रहता है सीबीआई पे। बोला पुलिस डिपार्टमेंट का भी कुछ ऐसा ही खेल है, इसको भी पॉलिटिशियन अपने पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उसी तरीके से काम करेंगे। अगर ये पुलिस रिफॉर्म सही तरीके से इंप्लीमेंट होते तो विकास दुबे जैसे क्रिमिनल को क्या पुलिस ऑफिसर्स इस तरीके से मारते जब वो यूनिफॉर्म में थे, या फिर जो भी कोई एक इंडिविजुअल जिसने किसी वमन के साथ में रेप किया हो, उस इंडिविजुअल को आप एकदम फ्रीली घूमने देते सोसाइटी में। तो ऐसे में बात ही आ जाती है कि लीडिंग पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, वहां पे जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं तो वहां पर अपॉइंटमेंट मेरिट बेस होना चाहिए, ना कि प्रेफरेंस बेसिस पे। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स हैं वो फियरलेसली अपने यहाँ पर घूमते रहते हैं, इसके पीछे जो काम करता है वो है ये नेक्सस। अब वो नेक्सस कैसे काम करता है, सिंपल सी देखो कि एक छोटा क्रिमिनल है, उसने छोटा सा क्राइम किया है, पर उसने पहली बार ट्राई किया और पॉलिटिशियन ने ध्यान दिया, अरे वाह ये आदमी तो नया जिगर, एकदम क्या कहते हैं, एकदम बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है, इस आदमी को पकड़ो। इस आदमी को पकड़ करके उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज दे देते कि तू हमारा काम कर, हम तेरे को तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो ऐसे में पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिल गई, अब वो बंदा बड़े क्राइम करने शुरू कर देगा, चाहे वो वायलेंस के हो, चाहे एडल्ट्रेशन हो, मिलावट की, या फिर असेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग जो कालाबाजारी होती है उसकी बात करो। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोकल पॉलिटिशियन है ना, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं पुलिस के फोर्स को या जो भी और एनफोर्समेंट एजेंसीज है, क्योंकि पॉलिटिशियन की पेट्रोनेज आ गई ना, अब तो नेताजी ने बोल दिया वो काम हो गई। इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर हटना चाहिए। अब ये बंदा जो छोटा सा क्रिमिनल था, अब क्या करेगा, एक तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिल गई तो उस नेता के लिए काम करेगा, और दूसरा अपने खुद के लेवल के ऊपर भी थोड़े थोड़े और एक्टिविटीज करनी शुरू कर देगा जिससे कि अपनी पॉकेट वो भर सके। चाहे वो लैंड डीलिंग से मुद्दा हो, रियल एस्टेट हो, होटल रेस्टोरेंट बिजनेस, इन सारे काम की बात करो, ब्लैक मनी से रिलेटेड हो, फिर वो क्रिमिनल डेंजरस क्रिमिनल्स में कन्वर्ट होकर के गैंग बना लेते हैं अपनी, और ये तरीका होता है और ये विशियस साइकिल है ना, चलता रहता है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिशियन, ऑफिसर एंड क्रिमिनल नेक्सस है ना, इसने कमर तोड़ रखी है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, पूरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज की, या फिर जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, वो बिल्कुल मिसिंग है। तो ऐसे में इस सारे बातों को अगर देखें ना, तो पुलिस में रिफॉर्म्स इस तरीके से होने चाहिए जिससे कि लोगों की वेलफेयर हो, लोगों पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो पुलिस स्टेट की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने भी पुलिस स्टेट का ही काम किया था, फिर इसका मतलब तो हम तो ब्रिटिशर्स से भी बुरे हाल में जी रहे हैं। और बहुत सारे पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे ना, तो ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके का सिस्टम चला रखा था उससे बुरे सिस्टम में आज चल रहे हैं। पर हाँ, इंडिपेंडेंट है इसलिए हम उतना भी कंपेयर नहीं कर सकते, पर कभी कंपैरिजन करना मिले तो पुलिस स्टेट हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, पर उस टाइम पर जो कोई भी चीज़ें थी, उन चीज़ों के अंदर जो एक स्ट्रक्चर था, एक सिस्टम था, उनके खिलाफ में कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती थी। जैसे आप देखो, एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर लो, ठीक है, इसकी बात कर लो, रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लो, इन लोगों के खिलाफ में ये लोग, इन लोगों ने अच्छे खासी लड़ाइयाँ लड़ी थी यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स को स्टैब्लिश करने की। पर ये जब इनका करप्शन के इनके चार्जेस निकल के आए ना कि इन लोगों ने घपले किए हैं, तो वहाँ पर ब्रिटेन में जैसे ही गए हैं वापस, तो इनके खिलाफ में अच्छी खासी कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक को तो फांसी की सजा दे दी थी, एक को बिल्कुल डिफेम कर दिया था। मतलब इन लोगों ने जो हम हिस्ट्री में जो नाम पढ़ते हैं ना, उन लोगों को भी नहीं बख्शा गया था। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि ये जो नेक्सस है ना, ये टूटना जरूरी है, तब जाकर के अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए देखो बहुत सोच समझ करके ये सिटीजन सेंट्रिक पुलिस बनाने के लिए रिफॉर्म्स की बात की थी प्रकाश सिंह केस में, उसको हमने समझा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द केस अगेंस्ट नीट। नीट को क्यों स्क्रैप करना चाहिए, उसके लिए देखो पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया है पी चिदम्बरम जी का संडे को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। 19 तारीख का जो संडे वाला था, उसमें पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल आया था ना, अक्रॉस द आइल्स, ठीक है, उसमें था नीट से रिलेटेड।
तो उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा या फिर आई बटन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लो आप। आपके पास आ गया होगा आई बटन में, देख लो आप उसको पहले, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो। देखो, इंडिया एक फेडरल कंट्री है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म के बेसिस पे क्या सिस्टम रखा हमारे, कि जो लेजिस्लेटिव फील्ड है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कानून बनाए जा सकते हैं, उनको डिवाइड कर दिया स्टेट्स और यूनियन के बीच में। अब एजुकेशन की अगर बात आ जाए तो एजुकेशन जो है वो उसका सेगमेंट स्टेट्स के भी पास में भी है कुछ और यूनियन के पास में भी है। अब बात ये आ जाता है कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करना है, रेगुलेट करना है या फिर कोई यूनिवर्सिटी को बंद करना है, ये सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली स्टेट का है। ठीक है, ये पावर बिल्कुल भी पार्लियामेंट को नहीं दी गई है, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं, और राइटर का नाम है A.K. राजन। अब आप देखो, जब स्टूडेंट्स के एडमिशन की बात आए या फैकल्टीज के अपॉइंटमेंट की बात आए, कोई एग्जाम कंडक्ट करानी हो, कोई रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, कोई डिग्री देनी हो पास आउट स्टूडेंट्स को, या फिर सिलेबस को फिक्स करना हो, ये सारा जो काम है ये यहाँ, और यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से लेकर के कोऑर्डिनेशन करना, स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना, ये सारे काम की अगर बात की जाए तो फिर वो सारी आपके पास में आ जाती है यूनियन के पास में। मतलब ये हो गया कि इसका जो पहला पार्ट है यहाँ तक, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम कंडक्ट करना, फैकल्टीज़ के अपॉइंटमेंट करना, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो ये स्टेट्स के पास में है, जबकि कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इनकी बात करें तो ये एक्सक्लूसिव फील्ड किसके पास में आ जाता है, यूनियन के पास में। तो अगर स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं तो यूजीसी है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, या फिर एआईसीटीई है, वो जो काम करते हैं। तो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने के लिए, तो ओवरऑल बात ये आ गई कि जब दोनों तरीके से सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड कर रखा है स्टेट्स और यूनियन के बीच में, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया कि हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप होने चाहिए। मतलब ये कि आपने, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई अपनी तरफ से कानून बनाए या फिर कोई प्रोविज़न तैयार किया हायर एजुकेशन के लिए, और उसके लिए स्टेट्स के साथ में जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यूनियन ने यूनिलैटरली अपनी तरफ से प्लान बना करके स्टेट्स को तक पहुंचा दिया कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है जिसमें यह है कि हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप होने चाहिए। मतलब स्टेट्स के फीडबैक लेने भी जरूरी है अगर उनकी तरफ से कोई फीडबैक आते हैं तो। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर आ गया कि जब से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके बाद में एजुकेशन को आपने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, उसके बावजूद भी अगर आप कोई भी आप लेजिस्लेशन लेकर के आ रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कुछ नया लेकर के आ रहे हो, कुछ रेगुलेट करने की बात करो या फिर यूनिवर्सिटीज को वाइंड अप करने की बात करो, तो भी स्टेट्स की अथॉरिटी रहती है यहां पर। आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब बात आ जाती है 1984 से कि कहां से ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात शुरू होती है। देखो, शुरू शुरू में हमारे एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा था नहीं, आपको भी पता है, हम पुअर इलिटरेट कंट्री हुआ करते थे 1947 में। अभी भी पुअर्टी कंटिन्यू है, इलिटरेसी कंटिन्यू है, पर बहुत हद तक कम भी कर चुके हैं। तो 1984 में पहली बार ऐसा होता है कि जितनी सीट्स अवेलेबल थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में, उससे ज़्यादा बच्चे आने लग गए थे एडमिशन के लिए। तो ऐसे में तमिलनाडु ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन तमिलनाडु ने अबॉलिश कर दी। फिर मुद्दा आगे बढ़ता है, टाइम बीतता है, तो और पता पड़ता है कि वाकई में हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी तैयार हैं और सीट्स की कमी है। तो तमिलनाडु ने वहाँ पर एक एक्ट पारित किया, तमिलनाडु एडमिशन इन प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। ये जो एक्ट लागू हुआ था, फिर मतलब एक्ट 3 2007 में ये लागू हो चुका था, ये 2007 में ये लागू हुआ। उसमें क्या था कि अब से बोला कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा, केवल 12th में जितना स्कोर रहेगा बच्चों का उसी के बेसिस में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये तमिलनाडु का प्रोविज़न। अब आ जाओ जी, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया। यूनियन गवर्नमेंट ने 1997 में पहली बार ये डिसाइड किया कि क्यों ना जितने भी एडमिशन होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, उन सभी के अंदर रेगुलेटेड मैनर में एंट्रेंस करवा दी जाए। तो इसके लिए क्या होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है दिसंबर 21 2010 को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, जिसमें यह था कि अब एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी जो भी डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन
लिया जाएगा। ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। बाकी अभी तक जो था 2010 तक की अगर बात करें तो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग एग्जाम कराते थे। कहीं पे जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएमटी हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से सीपीएमटी करवाया करता था, जिसको एआईपीएमटी भी बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे में स्टेट अपने हिसाब से कराते थे और सेंट्रल को भी थोड़ी बहुत सीट अलोकेट होती थी जो भी स्टेट्स में मेडिकल कॉलेजेस लोकेटेड हुआ करती थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास में मुद्दा जाता है 2013 में, और इसको बोला गया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इसमें यह रूलिंग आई कि एमसीआई और डीसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दोनों को ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर के कोई भी रेगुलेशन अपने हिसाब से तैयार कर सके। तो ऐसे में हो गई मुद्दा पूरा स्क्रैप कर दिया एक बार। इस तरीके से जो स्टेट्स के द्वारा जो यूनिवर्सिटी चलाई जाती है या स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज लोकेटेड है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, बोलो उसमें आप देखो यहां पर कोई एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रोविजन था, ऑल इंडिया जो बात की जा रही है, उसको एक बार बंद कर दिया। फिर रिव्यू पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रैल 2016 को, और उस रिव्यू पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिए वो ये कि जो हमारा 2013 का जजमेंट था वो हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मतलब हम विड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब से एक तरीके से नींव लग चुकी थी ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। अब आप देखो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जब ये वर्डिक्ट दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 18 2013 को कि हमारा पिछला जो भी मुद्दा था उसको हम स्क्रैप करते हैं और ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, इतने में तो संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी और उसमें यह था कि नीट को कंपलसरी कर दिया जाए। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस थी उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी स्टूडेंट्स का। फिर बात आती है कि केस जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है 27 अप्रैल 2016 को, और उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट डिक्लेयर कर दी जाती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब एक तरीके से कमांड दे दी गई कि भाई इंप्लीमेंट करो। रिट ज्यूरिसडिक्शन आप पढ़ते हो मैंडेमस, ठीक है, आप देखते हो हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, राइट। तो उनमें से मैंडेमस है, मैंडेमस दे दिया, इसका मतलब डायरेक्शन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने और वो इंप्लीमेंट करनी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का अपना जजमेंट था उसके बेसिस पे ये कह दिया कि जो नोटिफिकेशन है हमारा 21 दिसंबर 2010 का वो इन ऑपरेशन होगा। दैट मींस 2010 में जो एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर के जो डिक्लेरेशन दिया था बोलो वो कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। और यहीं से शुरुआत हो जाती है नीट की, ठीक है। और ये मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट गलती कहां कर गया वो राइटर यहां से हाईलाइट कर रहे हैं कि आप एक बार लिस्ट थर्ड दैट मींस कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 25 देखोगे। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स रूल बना सकती हैं, राइट। तो उस केस में एंट्री 25 जो है लिस्ट 3 की, उसमें अगर देखो तो एजुकेशन प्रोविजन है वहां पर, बट उसमें माइनस का मतलब एक्सक्लूडिंग स्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। वहां पर ना तो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कर सकती है। ये तो किसका है एक्सक्लूसिव राइट, स्टेट्स का है। और ये चीज मिस कर गया सुप्रीम कोर्ट, ये बात बताई जा रही है राइटर के द्वारा। फिर बाद में जैसे टाइम बीतता है तो एमसीआई का जो एक्ट है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसमें सेक्शन 10D है। उसमें ये थे कि मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करने की जो पावर्स हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चली जाई। अब इसमें ये जो इंसर्शन है सेक्शन 10D ये हुआ था मई 2016 में, ओके। अब दिसंबर 2010 का जो भी बात थी वो नोटिफिकेशन बेसिस पे थी, वहां पर कोई लेजिस्लेशन नहीं था, कोई इस तरीके से वैलिडिटी नहीं थी उस नोटिफिकेशन की। पर जब मुद्दा ही अब एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट ला करके आपने कर दिया है तो अब सेक्शन 10D के बेसिस पे आपने क्या स्टैब्लिश कर दिया, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट। अब यहां पर एमसीआई एक्ट है ना वो भी स्क्रैप हो गया और अब आ गया आपके पास में नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट। और इस एक्ट के बेसिस पे क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अब कंडक्ट करा सकती है नीट और नेक्स्ट एग्जाम्स। अब देखो लॉ ने क्या कर दिया, अब लॉ होता क्या है, कानून किसके लिए बना है, कानून लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। जब भी आपको कोई कानून बनाने से लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई बात लिखनी हो तो आप लिख सकते हो लॉज आर मेड फॉर पीपल, पीपल आर नॉट मेड फॉर लॉज, ठीक है ना। कानून के लिए लोग नहीं बनेंगे, लोगों के लिए कानून बनेगा। तो ऐसे में जो आउटकम था ना वो फिर बाद में सीधी सी बात है, कोई भी लोग कब सक्सेसफुल होगा,
आप 11th की एनसीईआरटी वाली बुक में पढ़ते हो कि किसी भी कानून को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेजिटिमेट बनना है ना, तो वहाँ के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की, नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे में जो टारगेट है हमारा, डिजायर्ड आउटकम है, वो कैसे अचीव होगा जब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोगों के लिए ही अगर वो कानून फेवरेबल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, ये राइटर कहते हैं कि नीट ने ना 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे जिनको एडमिशन 12th के बेसिस में मिलना था, उनको एडमिशन नहीं मिलता। अब आप पूछोगे कि सर, मतलब सवाल ये आता है कि जी 12th वालों को एडमिशन नहीं मिलता तो ग्रेजुएशन वालों को मिलता है क्या? नहीं नहीं, एडमिशन उनको मिलता है जो नीट की कोचिंग करते हैं 2-2 3-3 साल तक। 12th जस्ट पास आउट होते हैं, उनमें से तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, जिनको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, मतलब जस्ट पास आउट, नीट एग्जाम दिया या फिर वो सेलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है, वो लंबे टाइम तक लगातार तैयारी करेंगे और वो होते ना, रेस के घोड़े बनते चले जाएंगे। अब रेस के घोड़े, एक तरफ तो जो गांवों से आने वाले, गरीब परिवारों से आने वाले, या फिर जो बैकवर्ड, या फिर आप कह सकते हो गरीब परिवारों से आने वाले लोग हैं, या डाउन ट्रोडन सेक्शन से आने वाले बच्चे हैं, आप उन लोगों को उन बच्चों से compete करा रहे हो जो बच्चे पिछले 2 से 3 सालों तक कोचिंग ले रहे हैं बढ़िया तरीके से, और वो कोचिंग्स हैक करके और पढ़ा रहे हैं ढंग से कि आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना, उसी की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। तो ये क्या बराबर में दौड़ सकेंगे? ये तो वही बात होगी कि एक तो आपने रेस हॉर्स को और एक कार्ट पुलिंग हॉर्स को, दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया और दौड़ा रहे हो, तो ये तो रेस हॉर्स कोचिंग वाले हैं, ये तो आगे बढ़ जाएंगे। और यही रियलिटी निकल के आ रही है कि जब से नीट और नेक्स्ट एग्जाम हुआ है और ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया है, तब से रेगुलेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ का वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और इसमें देखो प्रोविजन जो है वो सारे यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में खिलवाड़ हुआ कि नहीं, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए बिना, आर्टिकल 368 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और शेड्यूल 7 में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको स्टेट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या ये प्रोविजन हुए? या फिर दूसरी बात, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में आपने खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि फेडरेशन या फेडरलिज्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज अगर ये देखें तो ये क्या है, अब यहां पर बात आ जाती है। अल्टीमेटली डॉक्टर अगर बन के कोई आता है बाहर, तो सर्व किसको करेगा? एक गांव के लोगों को करवाना पड़ेगा, या फिर जो लोकल्स हैं उनको करवाना पड़ेगा। तो पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज ये तो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, और स्टेट्स को ही आपने ये पावर नहीं दी है, तो क्या एक्चुअल में क्वालिटी हेल्थ केयर इंश्योर करने में सक्सेसफुल हो पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि आज आप देखो, मेडिकल कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट है, तो कहां पर अपॉइंट करेंगे? रूरल एरियाज में। क्या वो गांव में जाकर के सर्विस देंगे? जो अर्बन एरियाज में, मेट्रोपोलिसिस में जो पले बड़े बच्चे हैं, वो क्या बाहर जाकर के पढ़ाएंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर गांवों में ही सर्विस नहीं करने गए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में तो पहले ही ठीक ठाक है, पर गांव की बात करें तो वहां प्रॉब्लम है, वहां पर जरूरत है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की। इसके आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस में आता है, एडमिशन ले लिया, तो वो एक्सपर्ट तो बनता नहीं है, पर और गांव के अंदर जो फर्स्ट टाइम पे जो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वहां पर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। क्योंकि कॉमन आइलमेंट्स है, बुखार, जुखाम, ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, किसी की पेट दर्द हो गया, तो ये ट्रीटमेंट देने के लिए आपको क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे में स्टेट्स को ही अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने दो ना। नीट का एक कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आ रहा है, आप यहां पे देखो कि जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं वो क्या रिमोट एरियाज में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी गांवों के अंदर जो नीट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, एजुकेशन ले ली, अब वो गांव में जाने से कतरा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से रेगुलेट करती है उनको कि आपको जो भी नए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को गाँव में जाकर के सर्विस देनी होगी। ठीक है, तो वो कंपल्शन किसने किया? स्टेट्स ने किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो स्टेट्स की पावर को आप रिड्यूस मत करो। 1960s की आप बात करें तो मद्रास सिटी के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स की अगर बात करें तो वो इनएडिक्वेट हुआ करती थी।
ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर मिलते थे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आरएमपीज, या फिर लाइसेंसिएट इन मेडिकल प्रैक्टिस डिप्लोमा होल्डर, ये ज़्यादातर मिलते थे, वही ट्रीट करते थे लोगों को। पर जिनके पास में आप मानो कि जिनको ट्रेनिंग मिली है, डिप्लोमा मिला है कि किस तरीके से बेसिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पर सवाल ये आता है कि ऐसे सिचुएशन अगर हमें दोबारा से चाहिए है कि जो हम प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिचुएशन का सामना करते हैं जहां पर पब्लिक हेल्थ में प्रॉपर पर्सनल्स ही नहीं है, तो उस केस को रिपीट करना है तो नीट को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर एंट्री होगी किसकी? जो रेस के घोड़े हैं ना उनकी, ना कि कार्ट पुलर्स की। गांव के जो बच्चे हैं उनकी नहीं एडमिशन होगी, तो फिर गांव में फिर वो वही बात है, लोगों की हेल्थ की केयर करने के लिए क्या जाएंगे? तो ऑर्डिनरी जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो गांव के लोगों को वहीं चाहिए होता है, और अगर उनको एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने आप ही सिटीज में आ जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ट्रैवल करके। तो पॉइंट क्या है कि एक आसान नॉर्मल बीमारी के लिए अगर गाँव को छोड़ करके शहरों में आना पड़े लोगों को, तो वो कितना परेशानी वाली बात है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कह भी दिया था कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ हमें ओपन करने की ज़रूरत है, जिससे कि गाँव के लोगों को ही हम उनको जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो वहीं की वहीं अवेल करा दें। वैसे तो मुद्दा ये था 1960 के अंदर रिजर्वेशन से रिलेटेड, पर पॉइंट क्या है, फोकस तो गाँव पे ही किया ना आपने। तो फाइनली स्टूडेंट्स को है ना, उनको टेस्ट करो उनके लर्निंग बिहेवियर के बेसिस पे, उनकी स्कूलिंग का जो फाइनल ईयर्स हैं 11वीं 12वीं का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप कर लो ना। अभी आपने क्या किया है, अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए कोविड की वजह से क्या किया आपने, 10th का स्कोर यूज़ किया, क्योंकि 12th की बोर्ड एग्जाम आप नहीं करा पाए, तो 10th का स्कोर आपने यूज़ किया और फिर बाद में 12th का स्कोर आपने कैलकुलेट करवा दिया। तो बोले इसी तरीके से 12th का स्कोर यूज़ करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप कॉमन कराओगे ना इंडिया लेवल पे, तो वो आर्बिट्रेरी है, मनमानी हो जाएगा यहाँ पर, और अल्टीमेटली जो ज़्यादा डोमिनेंस रहेगी वो शहरों के बच्चों की रह जाएगी, या फिर जो पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी हो जाएगी। तो ज़रूरत है इस डाइवर्सिफाइड मैनर में जो सिस्टम चलता आया है उसको चलने दिया जाए, और नीट के खिलाफ में जो बातें होनी थी वो हमने कर ली है। ठीक है, अब आप एक चीज़ करो, कमेंट बॉक्स में बताओ नीट के फेवर में क्या क्या आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बताओ। ये अगेंस्ट में थे सारे के सारे, इसके पहले हमने पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल देखा था वो भी अगेंस्ट में ही था, अब आप फेवरेबल। कल एक कमेंट भी आया था कि सर हम कैसे लिखें, बहुत सारे आर्टिकल फेवर करते हैं गवर्नमेंट को, बहुत सारे आर्टिकल नेगेटिव। भाई हमें तो दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे जो अच्छा क्वेश्चन होता है ना यूपीएससी, अच्छा का मतलब होता है जहाँ पर पूरा नॉलेज आपका चेक होता है, वो होता है क्रिटिकली इवेल्युएट नाम से। वो क्रिटिकली का मतलब होता है आपको प्लस भी देना होता है और वहाँ पे माइनस भी देना होता है, और प्लस और माइनस से फिर बाद में आप रिजल्ट के तौर पे जो कंक्लूजन लिखोगे उसमें सजेस्टिव मैनर में जाओगे आप। ठीक है, कि हाँ सजेशन भी दिया और कौन कौन से आपके पास में लॉज अवेलेबल है वो भी बता दिए। तो ऐसे निकलता आपके पास में एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी काम आता है कि आपसे एक्सट्रीम आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बड़ा अच्छी एक स्टेटमेंट बताता हूँ कि किस तरीके से आप जवाब दो। रोहित शर्मा है क्रिकेटर, उसके इंटरव्यूज़ देखा करो, वो बंदा इतना बैलेंस्ड आंसर देगा हमेशा, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसको यस और नो में जवाब नहीं देता, और यस और नो में जवाब आपके एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ध्यान रखना, आपके जवाब चाहिए इलैबोरेटली कि आप कितनी गहराई तक जानते हो इस मुद्दे को, और उस मुद्दे को पहले आप अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन करो। जैसे अगर पॉलिटिकल, क्रिमिनल या फिर ये जो पुलिस का नेक्सस था, इसके ऊपर ही अगर आपको कमेंट करने के लिए बोले तो फिर आप इसको इवैल्यूएट करो अपने हिसाब से, और शुरुआत हमेशा करनी है प्लस बात से, बीच में डाल देनी है नेगेटिव बात, और कंक्लूड करना है पॉजिटिव से, तब जाकर के आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव बिहेवियर दिखेगा। अगर आपने शुरुआत ही नेगेटिव से कर दी है ना, तो यूँ मान लो कि आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी सामने चली गई और उसी टाइम पर आपको रिजेक्शन के पूरे स्कोप बन जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस बता रहा हूँ मैं, है ना, हो सकता है ना भी हो, पर पॉइंट ये है कि हमेशा आंसर राइटिंग या कभी भी कोई जवाब दो, पॉजिटिविटी पहले दिखाओ, फिर नेगेटिविटी, और फिर बाद में लास्ट में कंक्लूड करो तो पॉजिटिविटी ही बतानी है, और जिसमें सजेशन भी हो आपके, क्योंकि नेगेटिविटी आपको पता है ना, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको आप सजेस्ट कर दो। इस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी तैयार करनी है, और वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे तैयार होगी आप जब एक मुद्दे को प्लस माइनस दोनों देखोगे। ना तो आपको बिल्कुल प्लस में जाना है कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया है, एकदम कहते हैं ना कि यूटोपियन स्टेट चल रहा है, आदर्शवाद पे चल रहा है इंडिया, ऐसा भी नहीं है।
और बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी में हम जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बैलेंस आपको तैयार करना है, तभी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ एडिटर के द्वारा बताया जा रहा है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को देखो छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रेवलेंट है या फिर माओइज्म की एक्टिविटीज चलती रहती है, माओइस्ट एक्टिव रहते हैं, नक्सलवाद चलता रहता है, तो वहाँ पर अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इसी न्यूज़पेपर में, कल की बात है, जिसमें ये था कि एक तरफ तो हम इंडियन सिटीजन्स की बात करते हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर ट्राइबल लोग रह रहे हैं तो वो लोग हैं कौन, है तो इंडियन ही। दूसरा, नक्सलिज्म को आप कंट्रोल भी करना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो हैं वहाँ पर अपने हिसाब से माओइस्ट मतलब कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं। कम्युनिज्म में क्या होता है, हथियार बंद रेवोल्यूशन, हथियार उठा करके रेवोल्यूशन किया जाता है, जिसके बेसिस पे वो अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं और पावर लेकर के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे कि चाइना में माओ की लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि जो लोग छत्तीसगढ़ में हिंटर एरियाज में रहते हैं, बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर आप देख सकते हो कि उन लोगों को लोकल ज्योग्राफी, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के टेरेन के बारे में पूरा नॉलेज होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखो कि जो लोग भी इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ के जो पर्सनल्स हैं वो वहाँ पर अटैक करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, तो पता पड़ता है कि या तो वो खुद नुकसान उठाते हैं, मतलब हमारे जो पर्सनल्स हैं सीआरपीएफ के उनकी डेथ हो जाती है, या फिर नक्सलिज्म को प्रमोट करने वालों की बजाय वहाँ के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके पीछे रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, वो ये कि यहाँ पर प्रॉब्लम थी लीडरशिप की कमी। लीडरलेस अगर कोई भी मूवमेंट होता है ना, तो वो देखो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मिसिंग। अब इसका पॉइंट क्या है, ये है कि इस रिपोर्ट में ये था कि सुकमा, कोंटा, बीजापुर, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, रायपुर, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सीनियर ऑफिशियल्स है ना, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर प्लान को तैयार करने में। अब आप एक चीज बताओ, जब आपने कोई प्लान ढंग से समझा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया, और एक वहां पर कमांडिंग ऑफिसर ही नहीं है प्रॉपर, तो फिर कैसे ऑपरेशन को आप प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, इसके चलते क्या हो जाता है, अभी रिसेंटली बात ही की जाए, 2013 की बात करें तो सीआरपीएफ की कोबरा ब्रांच ने, कोबरा यूनिट ने लगभग बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो गई थी वहां पे। इसके जस्ट उलट प्लान अगर ढंग से नहीं किया जाता है तो उसके उलट ये होता है 2019 में कि हमारे जो सीआरपीएफ के 17 जवान थे उनकी डेथ हो गई। तो पॉइंट क्या है, दोनों तरफ से नुकसान किसका हो रहा है, स्टेट इंडियन नेशन का ही तो हो रहा है, कि जहां पर आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, जहां पर हमारे सीआरपीएफ के पर्सनल जो हमारे एसेट है उनकी डेथ हो रही है, तो उनके वो शहीद हो रहे हैं, तो उनको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि अगर लीडरशिप ही नहीं होगी प्रॉपर तो ये फिर बाद में मजबूरन उनको ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ेगा, और ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे तो या तो फिर वो गलती से लोगों को मार देंगे वहाँ के को, और या फिर वो खुद मर जाएंगे वहाँ पे। तो क्या किया जाए, पॉइंट इतना सा है कि लीडरशिप की कमी को ख़त्म किया जाए। ऑपरेशन जो है वो लीडरशिप के साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो जवान हमारे होते हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बिल्कुल भी नहीं, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ आप देखो कि जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, सिविलियंस हैं, उनको भी हमें बचाना है। हाँ, अगर आपको करना है, अगर ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो एक प्लान्ड मैनर में होना चाहिए, और नक्सलिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ में। तो सवाल यह है कि क्या यह सफिशिएंट होगा केवल लीडरशिप को लाके ही। तो एडिटर एक ही चीज बोल रहे हैं, देखो जी कमियां तो बहुत सारी है, पर यह पहला कदम होगा सही दिशा में, अगर प्रॉपर लीडरशिप के साथ में अगर कोई भी ऑपरेशन तैयार किया जाए, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाए नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, छत्तीसगढ़ की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक तो सेंसिटाइज करना जरूरी है वहाँ के लोगों से संबंधित, क्योंकि वो लोग गरीबी में जी रहे हैं, वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड वो लोग काम करते हैं। ठीक है, हर चीज़ वो डिपेंडेंसी रखते हैं फॉरेस्ट पे। ठीक है, प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं, वो ट्राइबल लोग हैं। तो इस केस में आप उनको, उनकी जो इश्यूज हैं उनको सेंसिटिविटी के साथ में समझो, तो क्या होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो उनको अलग से नहीं समझेगी। वही बात है कि सेंस ऑफ एलिनेशन नहीं आना चाहिए, अलगाववाद की भावना नहीं आनी चाहिए, ना तो पुलिस सीआरपीएफ के जवानों के अंदर और ना ही वहां पर रहने वाले लोग।
आप जब भी देखते हो ना तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी का मुद्दा आता है तो 2.5 फ्रंट की बात की जाती है। तो 2 फ्रंट तो देखो चाइना पाकिस्तान हो गए, हाफ फ्रंट होता है इंटरनल इश्यूज, जिनमें जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी, या फिर नक्सलिज्म का मुद्दा सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल बात क्या गई है कि दोनों तरफ से बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी हार्श सर्कमस्टांसेस होती हैं, पैथेटिक कंडीशंस में सीआरपीएफ के जवानों को रहना पड़ता है, ये बात सही है, उन कंडीशंस को तो इंप्रूव करो। दूसरा, सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग ऐसे मिलनी चाहिए जिससे कि वो सेंसिटिविटी के तौर पे, मतलब बहुत ही सेंसिबल तरीके से कदम उठाए अगर वहां पर नक्सलिज्म को रोकना है तो। नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली वहां के लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा, ना तो माओइस्ट वायलेंस खत्म हो पाएगा। और देखो माओइस्ट भी कौन होते हैं, ये लोग भी उन्हीं में से होते हैं, वो वहां के गांव के लोगों को डरा के धमका करके उनसे काम करवाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखो, सीआरपीएफ भी अगर उन इनोसेंट लोगों पे ही अटैक करने लग जाएगी तो फिर बाद में क्या आपने जो इंटरनल सिक्योरिटी का बीड़ा उठा रखा है वो अचीव कर पाओगे कभी? नहीं। तो ऐसे में बैलेंस बनाने की जरूरत है। सोचना ये है कि सबसे पहले तो लीडरशिप आए प्रॉपर, ये पहला कदम होगा, फिर उसके बाद में एम्पैथी तैयार की जाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन बुलिंग। इसमें सिंपल सा ये, यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा भी पोस्ट कोविड ट्रैवल रूल्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं। उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन किया गया है कि हमारा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको एक्सक्लूड कर दिया, बोला हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जबकि हमें पता है ना कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का ही ये वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ में मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। तो इसको जब WHO ने ही ये रिकॉग्निशन दे रखा है कि बहुत अच्छा वैक्सीन है और कोविड को कंटेन करने में सक्सेसफुल है, तो इस केस में यूके की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें ये कि जिस बंदे ने भी ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों जैब्स लिए हुए, दोनों वैक्सीन लिए हुए हैं, बोलो उसको फिर भी आने के बाद में यूके में 10 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा। और 10 दिन तक क्वारंटीन भी कहाँ, होटल्स में रहना पड़ेगा। तो कितना महंगा पड़ जाएगा उसके लिए, क्योंकि वहां पे तो बहुत पाउंड्स में पैसा लगेगा, बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये यूके का इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, क्योंकि यूके की ही सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले, जुलाई की बात है, बोरिस जॉनसन की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं कि जी हमारे यहां पर भी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेवलप हो रहा है वो ला करके हमारे यहां पर लोगों को लगाया जाए। तो आपने पहले तो अप्रूवल दिया और अभी आप मना कर रहे हो, ये चक्कर क्या है? ड्यूअल स्टैंडर्ड कैसे? तो इसी चीज को लेकर के इंडिया ने भी कह दिया कि इसी तरीके से अगर यूके अपना बिहेवियर रखेगा तो हम भी रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल में हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश ट्रेवलर भी तो आते ही हैं ना इंडिया में, तो बोलो उनको भी हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो वैसे तो देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अपनी बात उठा दी है और यूके तक बात पहुंच चुकी है कि भाई इस तरीके से आप बायस्ड मैनर में काम कैसे कर सकते हो। आज अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनोकुलेशन प्रोजेक्ट है वो चाइना में चल रहा है, तो दूसरे नंबर पे इंडिया में ही है ना। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे निकल के आ रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड, वो इंडिया है। और यूएस की अथॉरिटीज ने, WHO ने जब अप्रूवल दे रखा है और 18 यूरोपियन कंट्रीज ने जब अप्रूवल दे रखा है, तो फिर भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है यूके को? यूके का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर है उसने टेक्निकलिटीज निकाली है कि कोविशील्ड जो है उसको हम अप्रूवल नहीं देंगे। बस वही चीज़ है फिर कि सवाल वही आ गए सारे के सारे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सीधा कह दिया। इसके अलावा आज अगर चाइना के बाद में देखा जाए ना तो नंबर 2 पे इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं जो कि वहां पर जाकर के वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाए। या ट्रेड की बात करें तो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, मतलब यूरोपियन यूनियन को छोड़ करके जितने भी वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज हैं उसके साथ में अगर ट्रेडिंग देखें तो इंडिया 6ठे नंबर पे आ जाता है यूके के साथ में ट्रेड करते टाइम पे, अगर कैटेगराइज किया जाए तो ओवरऑल बात ऐसी है कि देखो अपनी तरफ से तो हमने तो क्वेश्चन राइज कर दिया है, पर यह है कि कोविशील्ड की क्रेडिबिलिटी को आप सवाल उठा रहे हो, ये गलत है। क्योंकि कोविशील्ड लेने के बाद में प्रोटेक्शन बहुत हद तक मिल चुकी है इंडियन सिटीजन्स को। और इंडिया तो वैसे भी अपना कोवैक्स प्रोग्राम जो है WHO का, WHO, सेपी, गावी, इन तीनों का जो जॉइंट प्रोग्राम है उसके तहत अब अक्टूबर से जो अपनी वैक्सीन मैत्री है, एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स, वो शुरू करेगा। क्योंकि सेकेंड वेव के टाइम पे आपको पता है मुश्किलें बहुत ज़्यादा हुई थी हमें, तो इस चक्कर से हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट रोक दिया था, पर अब रीस्टार्ट किया जाएगा वो। तो ये है पूरा मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कोविड एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस डिस्कशन में जितने भी आर्टिकल्स थे उनको डिटेल में देख लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।